हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति और हमारी विरासत, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण ऐसी बातें हैं कि जो भविष्य के निर्माण के लिए अतिशय आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे बीच में जैसे अनेक अच्छी बातें, वैसे हमारे बीच में कुछ कमियां हैं। कमियां यह है कि हम भूतकाल के इतिहास को लिखते भी नहीं और उसको कोई बाद में नए पीढ़ियों को उसको देखने के लिए, सुनने के लिए मिलना चाहिए, ऐसे कोई सिस्टम भी हमने विकसित नहीं किया है। ये विशेष रूप से अपने को जब पता चलता है कि जब आप यूके में जाओगे, ब्रिटेन में, तो वहाँ टॉलस्टॉय हो, बर्नार्ड शॉ हो, शेक्सपियर हो, उनके गांव में उनके म्यूजियम बनाए गए हैं और उस म्यूजियम में उनके जीवन का पूरा चरित्र, उनके किताबें, उनका परिचय, टेक्नोलॉजी का उपयोग करके आप पूरा उसको समझ सकते हो। वो इसलिए आवश्यक है कि ये सब बहुत बड़े लेखक है, यहाँ तक सबको मालूम था, पर अब दिन भर वहाँ हजारों बसें जाती है, टूरिस्ट आते हैं वर्ल्ड से, और वहाँ जाकर वो पूरा उनके जीवन को, उनके साहित्य को समझने का मौका मिलता है। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि मुझे 75 में मैं इमरजेंसी में राजनीति में उस समय आया। आज मेरे लड़के को मैंने जब बताया कि उस समय ऐसा ऐसा था, तो कोई उसको कुछ पता नहीं है, क्योंकि अंग्रेजों में क्या था कि वो हर बार डायरी लिखते थे रोज। हमने इसको महत्व नहीं दिया और इसलिए बड़े बड़े जगहों पर हमारा इतिहास, जिसने हमारे समाज को निर्माण किया है, वो इतिहास हम भूल जाते हैं। हमारे यहाँ मराठी में एक साहित्यिक है शिवाजी सावंत, जिन्होंने मृत्युंजय करके एक किताब लिखी है, काफ़ी भाषाओं में लिखी गई है, बहुत प्रसिद्ध है। उसमें उन्होंने एक अच्छा वाक्य लिखा है, उसका रेफरेंस अलग था कि विस्मृति ही ये भगवान ने इंसान को दी हुई सबसे बड़ी देन है, भूल जाना। ताकि कभी अच्छी बातें होती है, कभी बुरी बातें होती है, कभी मान होता है, कभी अपमान होता है, कभी किसी के प्रति नाराजी होती है। उस भाव में उन्होंने लिखा कि उसको भूल जाना अच्छा है, पर जो बातें हमें प्रेरित करती है भविष्य में कुछ करने के लिए, उनको भूलना तो उचित नहीं है। और इसलिए अभी मैं गोवा गया था, तो जुआरी नदी पर एक आइकॉनिक ब्रिज बनाया हमने, और ब्रिज इतना सुंदर बना हुआ है कि जुआरी नदी के नीचे में मेरे मन में कल्पना आई कि हम एक बोट में बैठकर वहाँ जाएंगे, दोनों बाजू में कैप्सूल लिफ्ट होगी और ऊपर में 2 व्यूअर्स टावर होंगे, गैलरीज होंगी। और ये करने के लिए, फिर ये प्रोजेक्ट करने के लिए मुझे विश्वास था कि गोवा में रोज 2.5-3 लाख लोग आते हैं, तो 1000 रुपये टिकट लगा दिया तो ब्रिज का भी पैसा वसूल हो जाएगा। तो बाद में ये प्रकल्प मैंने गोवा सरकार को दिया और जब उसका भूमि पूजन किया, अभी गैलरी तो हो गया, उसके काम शुरू हो गया, तो मैंने उनको कहा कि ये गैलरी में आप क्या रखने वाले हैं। तो मैं जब स्कूल में था तब मोहन रानडे करके क्रांतिवीर थे, वो पोर्तुगाल जेल में बंद थे, क्योंकि गोवा मुक्ति आंदोलन में उन्होंने काम किया था। सुधीर फड़के जी उस समय उनके लिए बहुत कोशिश की, और जब वो वहाँ से पोर्तुगाल जेल से रिहा हुए तो उनका अनेक गांवों पर आगमन हुआ। संघ ने विशेष रूप से अनेक जगह पर अपने परिवार संगठन ने उनका सत्कार किया और लोगों को उन्होंने उनका इतिहास बताया। तो सुधीर फड़के उसमें बड़े अग्रणी थे। बाद में जगन्नाथराव जोशी जो थे हमारे, वो कर्नाटक केसरी उनको कहते थे, और जगन्नाथराव जी का भी गोवा मुक्ति के लिए बहुत बड़ा योगदान है। अब गोवा के पोर्तुगीज निकल गए, बहुत लगभग नहीं के बराबर, वहाँ कम संख्या में है। अब मैं ब्राजील में गया तो गोवा के पोर्तुगीज मुझे वहाँ मिले। अब पोर्तुगाल देश बना, पर गोवा का इतिहास जो है उसमें पोर्तुगीज इतिहास सबको पता है, पर पोर्तुगीज से मुक्ति दिलाकर गोवा को मुक्ति जिन्होंने दिलाई, उसका इतिहास अभी वहाँ के पीढ़ियों को न मालूम है, न कोई म्यूजियम है, न कुछ है। तो फिर मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि ये जो व्यूअर गैलरी बना रहे हैं, उसमें एक गैलरी गोवा मुक्ति इतिहास के लिए आप दो, कि जिन क्रांतिकारों ने, देशभक्तों ने गोवा को
हमारे देश में विलीन करवाया और पोर्तुगीज से मुक्ति दिलाई, वो इतिहास आने वाले लोगों को पता होना चाहिए। भूतकाल का इतिहास ओल्ड इज गोल्ड इस प्रकार की बात मैं नहीं कह रहा हूं, पर भूतकाल का इतिहास इसलिए महत्वपूर्ण होता है कि उस इतिहास के अध्ययन से वर्तमान काल में उसका चिंतन मनन करने से उसकी अच्छी बातें भविष्य के लिए निर्माण कार्यों के लिए प्रेरणा के रूप में स्थापित होती है। और इसलिए स्वाभाविक रूप से ये सब इतिहास हम नए पीढ़ी तक इफेक्टिव वे से टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने पहुंचाना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत आवश्यक है। हम विश्वगुरु बनना चाहते हैं, तो विश्वगुरु अगर हमें बनना है तो हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा इतिहास, हमारी विरासत, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। और ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं इसका जतन करके वो नए पीढ़ी को हैंडओवर करना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ तानसेन गायक भी थे, कवि भी थे, संगीतकार भी थे और एक इंसान भी थे। और उनके जीवन में मैं कुछ विवादित बातों में नहीं जाना चाहता, पर यह सच्चाई है कि उनका जीवन का प्रवास बड़ा संघर्षमय रहा। और इसलिए कभी कभी ऐसी बातें होती है कि कोई व्यक्ति कहाँ से आता है ये पता ही नहीं होता। कुछ दिन पहले मैं मुंबई में खाना खाने के लिए गया था। सलीम करके, ये सलमान खान के पिताजी हैं, सलीम जावेद, बहुत प्रतिभाशाली है। तो वो मुझे बता रहे थे कि मैं इंदौर से हूँ, इंदौर के नज़दीक एक गांव से हूँ, और फिर कैसे आया और मैं कैसे या इस क्षेत्र में आया। फिर सलमान खान वहाँ बैठा था, वो कह रहा था कि मैं ग्वालियर के कॉलेज में पढ़ने के लिए गया था, वहाँ कैसा मेरा अनुभव था। अब ये मालूम नहीं होता। मुझे याद है जब लता मंगेशकर जी के 80 साल पूरे हुए तो उन्होंने उनके ऊपर एक किताब निकालने की बात हुई। उसमें 20 लोगों को कहा गया था कि लता जी के जीवन पर वो एक लेख लिखे। उसमें सचिन तेंदुलकर थे, अमिताभ बच्चन थे, मेरा भी नाम सिलेक्ट हुआ था। जब मुझे लिखने के लिए, जब मैंने कुछ बातें मुझे थी जानकारी, कुछ मैंने निकाली, तब मुझे पता चला कि उनका पूरा जीवन कितना संघर्षमय था। उनके जीवन में हमने केवल एक अच्छा पार्ट देखा है कि जब वो गान कोकिला लता मंगेशकर करके विश्व में प्रसिद्ध हुई, वहां से बस सब बातें हमको पता है, पर उनके पूर्वाश्रमी जीवन में किस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया वो पता नहीं है। वो इसलिए आवश्यक है कि भविष्य में लता मंगेशकर की राह पर कोई जाना चाहता है तो उसको स्वाभाविक रूप से उस पूरे इतिहास से प्रेरणा मिलती है कि किस प्रकार का संघर्ष उन्होंने जीवन में किया है। संगीत के क्षेत्र में तानसेन का कोई जोड़ नहीं। मुझे बचपन में याद है, एक स्पर्धा में मैं गया था, तो मैंने भी गीत रामायण स्पर्धा में गाना गाया था। तो 4 स्पर्धक थे, तो 3 को अवार्ड मिल गया, तो तीसरे नंबर का मुझे मिल गया। तो मेरे मित्र ने मुझे क्या कहा, तब मुझे तानसेन पता चला। तू क्या खुद को तानसेन समझ रहा है क्या? तेरे को एक 4 लोगों में तीसरा अवार्ड मिल गया, तो तू क्या खुद को तानसेन समझ रहा है का? ये स्मृति के कारण मुझे तानसेन तब से याद आया। यानी तानसेन एक आइडियल है, आदर्श है। ऐसा है कि नो वन इज परफेक्ट एंड नो वन कैन क्लेम दैट ही इज परफेक्ट। उत्तम, अधिक उत्तम, सर्वोत्तम, अप टू इन्फिनिटी। हर व्यक्ति के जीवन में कोई पूर्णांक नहीं, हम अपूर्णांक है। पर अपूर्णांक जब पूर्णांक की ओर जाते तो प्रगति और विकास का हमारी गति उस दिशा में जाती है, तो आदमी में बदल होता है। और बदल जो होता है वो विशेष रूप से ऐसे व्यक्तित्व के अध्ययन से होता है। दूसरी एक बात है जिसमें मुझे लगता है कि सुनील जी अनाय से उपस्थित, तो मैं उनके विचारार्थ भी ये विषय रखूंगा कि हमारे यहाँ संघ में, विद्यार्थी परिषद में विचार पर खूब गीत लिखे गए हैं, और इतने अच्छे अच्छे गीत लिखे गए हैं कि उनके कौन कवि है किसी को पता नहीं है। बहुत कम पता है, जब ढूंढ ढूंढ के हम निकालते हैं। तो मुझे जो कुछ प्रेरणा मिली और जो कुछ अच्छा मिला, वो सबसे ज्यादा बौद्धिकों से ज्यादा गीतों से सीखने के लिए मिला। और उसमें एक भाव था, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लेटर एंड स्पिरिट। वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्पिरिट बिहाइंड द लेटर्स। और वो इतने सुंदर गीत है कि गुरुजी के मृत्यु के बाद उनके मासिक श्राद्ध दिन का जब कार्यक्रम हुआ था, तो मैं भी उसमें था। तो सुधीर फड़के जी ने वो गुरुजी के ऊपर का एक अच्छा गीत गाया था,
हाँ, लो श्रद्धांजलि राष्ट्रभूषण। तो उस समय वो गीत शायद शतनमन माधव चरण में, या मुझे याद नहीं हो रहा है गीत कौन सा था, पर हाँ, तो वो गीत जब गा रहे थे तो पूरा श्रद्धांजलि सभा में लोगों के आंखों से आंसू बह रहे थे। यानी उसकी शब्दों में, उनकी गायन की कला में इतनी ताकत थी। और इसलिए ये जो अच्छे अच्छे गीत हैं, तो मैंने इस बार सुनील जी को कहा कि मेरे मन में कल्पना है, हम एक सांस्कृतिक महोत्सव करते हैं नागपुर में, करीबन 9 साल हो गए, 17-18 दिन कार्यक्रम होते हैं, 50-50, 60-60 हजार लोग आते हैं, और देश के भी और अभी जितने बड़े बड़े विश्व लेवल के भी कलाकार आते हैं। तो मैंने उनको कहा कि एक मुझे इस बार हमारे यहाँ संघ को 100 साल पूरे हुए, तो मैंने शंकर महादेवन करके जो गायक है उनको मैंने ये गीत भेजे, और मैंने कहा आप एक काम करो, जो भी हमारे तरफ से, पर ये गीत जो है इसको आप नई संगीत रचना में इसको तैयार करो। अब वो तैयार कर रहे हैं, का रिकॉर्डिंग शुरू हुआ। मुझे चिंता ये है कि उस समय की भी संगीत, उसका जो चाल वगैरह थी वो अच्छी थी, पर हमें ये भी समझना होगा कि मेरे समय जो मुझे अच्छी लगती है वो आज मेरे बेटों को अच्छी नहीं लगती। फर्क पड़ा है, और इसलिए भाव वही है, स्पिरिट वही है, उसके फीचर्स बदलने वाले नहीं है। पर नए इसमें अगर वो फिर से जाते हैं तो अनेक लोगों को उसकी प्रेरणा मिलती है। और ये फिल्मों के बारे में भी होता है कि अनेक फिल्में ऐसी सुंदर बनी हुई है कि उन्होंने लोगों के जीवन को बदल दिया है। और ये फिलोसॉफिकल फिल्में होती है। मैं अमिताभ बच्चन जी के साथ था दिन भर, तो मैं उनको कह रहा था कि आनंद, ये पिक्चर ने लोगों की सोच बदल दी थी। और इसलिए कभी कभी बहुत ऐसी अच्छी बातें जो साहित्य में है, काव्य में है, इतिहास में है, संस्कृति में है, विरासत में है, जिसका आज चिंतन, मनन और जतन करने से भविष्य के राष्ट्र के निर्माण करने के लिए वो अति आवश्यक है। और तानसेन उसी मालिका में ऐसे श्रेष्ठ संगीतकार है, गायक है, कवि है कि बेजोड़ है। हमारे यहाँ मराठी में कहावत है, झाले बहु होतील बहु पर या समान कोणी नहीं। यानी अभी तक बहुत बड़े हुए, इसके बाद भी होंगे, पर इसके समान कोई नहीं होगा। तो ये जो तानसेन जी का व्यक्तित्व था, कर्तृत्व था, उनका जीवन परिचय था, संगीत के रूप में तो उनका परिचय हुआ, पर उस संगीत के रूप में उस कलाकार को बनाने के लिए जिस प्रक्रिया से, जिस संघर्ष से वो गए, उसका पूरा ताना बाना इस किताब में राकेश जी ने उनके जन्मस्थली से लेकर इतिहास को लिखा है। और ये इस प्रकार का इतिहास जो होता है, ये नए पीढ़ियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें समझ में नहीं आता। मैं क्रिकेट खेलता था, और क्रिकेट खेलते समय मेरे समय वो वेस्ट इंडीज की टीम आती थी, सोबर्स, कनाय, रिचर्ड्स, कालीचरण, अभी मोदी जी उसको मिले, बड़े अच्छे प्लेयर्स थे। तो मुझे लगता था कि क्रिकेट खेलना है तो पहलवान बनना चाहिए, मैं ताकत चाहिए इसमें। तो वो मेरे मन में परसेप्शन हो गया। पर जब मेरे घर पर सुनील गावस्कर आया, तो मैंने कहा एक रिक्वेस्ट करूँ कि आपको, बोले क्या, आप दीवार पे खड़े रहो। मैं खड़ा रहा, देखा तो सुनील गावस्कर मेरे इतना, हाथ देखा तो छोटा। अब वो वेस्ट इंडीज के उस समय के फास्ट बॉलर को सामने आके छक्के मारे। सचिन तेंदुलकर को आया तो मैंने बोला तू सचिन खड़ा रहे बाजू में। बोले क्यों? बोले मेरे एक तसल्ली है, मेरे को मन में कंफ्यूजन है कि तो वो भी मेरे कंधे के ऊपर इतना गिड्डा, और बैटिंग में देखो तो कैसे था। तब मुझे सचिन ने ऐसा बताया कि नितिन जी, क्रिकेट ये ताकत का गेम नहीं है, इट इज ए गेम ऑफ स्किल, ये कौशल्य का है। तो ये परसेप्शन और रियलिटी में बहुत अड़चन, बहुत समस्या होती है। संघ तो इसको भुगत चुका है, इमेज वर्सेस रियलिटी एंड ग्राउंड रियलिटी वर्सेस परसेप्शन। तो स्वाभाविक रूप से सच्चाई को और इन सब इतिहास को भविष्य के पीढ़ी तक प्रभावी रूप से पहुंचाना, ये विश्वगुरु और हमारे राष्ट्र को जो हम आगे लेकर जाना चाहते हैं उसके लिए अति आवश्यक है। उसमें से तानसेन हमारी इतिहास, संस्कृति, विरासत के प्रतीक है। मैं राकेश जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने इस पूरे इतिहास का अध्ययन किया, और पूरा उनका जन्म स्थान से लेकर उनका जहाँ जहाँ वहाँ गए, वहाँ सब जगह पर जाकर उनकी पूरे किस प्रकार की माहौल में, किस प्रकार के लोगों के सानिध्य में उनके व्यक्तित्व की और संगीत आराधना का कैसे विकास हुआ,
और किस प्रकार से आखिर में एक बड़े कलाकार के रूप में हमारे पूरे इतिहास में आज उनका नाम लिखा जाता है। तो मुझे लगता है ये जो चित्रण लेखन उन्होंने प्रभावी रूप से किया है, मैं राकेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भविष्य की पीढ़ी के लिए ये उपयोगी होगा। फिर से एक बार राकेश जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरुचि प्रकाशन के राजीव जी को भी विशेष रूप से धन्यवाद कि ऐसी पुरानी अच्छी अच्छी बातों को हमने लोगों तक ले जाना चाहिए। सुनील जी, बहुत दिन पहले बंगलोर में एक भारत भारती करके एक प्रकाशन था और वो छोटे किताबें निकालते थे अलग अलग भाषा में अपने क्रांतिकारक, देशभक्त, राष्ट्र पुरुषों के ऊपर, और हमारे स्कूलों में वो किताबें बांटी जाती थी और किसी का जन्मदिन होता था तो उसमें वो किताबें मिलती थी और मुझे याद है कि वो किताबें जब मिलती थी तो ये 15-16 पेज का रहता था। उसमें सावरकर का किताब मिला, कभी हेडगेवार जी का किताब मिला, कभी बाबा साहेब अम्बेडकर जी का किताब मिला, शिवाजी महाराज का किताब मिला। मुझे आज भी याद है कि जो कुछ उनके बारे में हम समझने लगे उसकी पहली जानकारी वो भारत भारती की किताबों से हुई। वो एक प्राथमिक किताब था, कोई रिसर्च से किताब लिखा हुआ नहीं था, पर समाज में इसलिए आवश्यक है कि संगीत का, विचारों का और शब्दों का व्यक्ति के जीवन पर बहुत बड़ा परिणाम होता है। इसी मध्य प्रदेश में महेश योगी जी ने और रजनीश जी ने पूरे दुनिया में कितना बड़ा काम किया है। अभी म्यूजिक पैथी का विकास हुआ है, तुम क्या सुनते हो, कौन से शब्द सुनते हो। अभी इसमें हमारे देश में संशोधन कम होता है। मैं जब बचपन में था तो मेरी माँ ने मुझे आग्रह से अथर्व शीर्ष और बहुत सी बातें सिखाने के लिए एक टीचर रखे थे, तो उसमें मैं सीखता था। तो मैं थोड़ा उतना ये नहीं था, पर जबरदस्ती वो मुझे बोल कहो, तो मैं ये अथर्व शीर्ष जब मैं पढ़ने लगा तो उसमें लिखा है कि ये जो पढ़ता है वो वक्ता बनता है। मुझे मालूम नहीं था, मैं 8वीं में पढ़ते गया तो उसमें एक रिदम है और वो रिदम अपने वक्तृत्व को ठीक प्रकार से ट्यूनिंग करता है और उसके ऊपर अभी जैसे गाने शब्दों का और संगीत का मन पर परिणाम होता है, वैसे इन सब हमारे शास्त्रीय संगीत के साथ हमारे शास्त्र में जो अलग अलग बातें उसका भी परिणाम होता है, पर इसका रिसर्च नहीं हुआ है। और ये मुझे लगता है कि इतिहास, संस्कृति, विरासत, संगीत, नृत्य, नाटक, साहित्य, कविताएं और शास्त्र, इन सब के पीछे हमारी संस्कृति की जो सफलता है वो उसके साथ जुड़ी हुई है। अनेकता में एकता, ये हमारी विशेषता। ये जब कहते हैं तो अलग अलग जगह पर अलग अलग रूढ़ी, परंपरा, खान पान की पद्धति अलग अलग है और ये सब में अलग अलग बातें हैं और इन सब बातों का अध्ययन करके भविष्य का भारत निर्माण करने के लिए बहुत उपयोगी है। उसी कड़ी में तानसेन का ताना बाना यह किताब निश्चित रूप से उपयोगी साबित होगी। इस विश्वास के साथ राकेश जी को बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद, नमस्कार।